नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आज अपनी नियमित श्रृंखला के अंतर्गत उपस्थित हैं और जिसका नाम है पठन पाठन और अभ्यास रिवीजन, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने अपने राजनीति विज्ञान के विषय के संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे आज हम मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के तहत हम चर्चा कर रहे हैं और उसी में शामिल मूल अधिकार हम अनुच्छेद 31, जिसे समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 33, 34 और 35 के प्रावधानों को जानने समझने का प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में। तो क्लास की शुभ शुरुआत एक शुभ विचार के साथ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हम अपनी क्लास के माध्यम से और निरंतर हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा शौक़ नहीं है, ये हमारे निरंतर प्रयास और अभ्यास का उद्देश्य है कि जो उचित जानकारी है, जो एग्ज़ाम का नया पैटर्न है, एग्ज़ाम के नए जो प्रश्न तैयार हो रहे हैं, उन सब के संबंध में आपसे चर्चा परिचर्चा की जाए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को नया आधार प्रदान किया जाए। तो उसी संबंध में इस सुविचार के साथ, जोश और उत्साह के साथ आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और अब तक हमने अनुच्छेद 32 तक के सभी प्रावधानों को अच्छे से देखा, समझा है और उसके संबंध में प्रश्नों का अभ्यास किया है। और उसी क्रम में आगे हम आज का जो पहला अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार। अर्थात जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था तो उस दौरान संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अर्थात संपत्ति अर्जन का अधिकार अनिवार्य था लोगों के लिए, यह मौलिक अधिकार था, अर्थात उसे भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त था। लेकिन आगे चलकर संविधान में संशोधन करके 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में इस अधिनियम की धारा 6 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और ये बहुत ही सही कदम था, जिसे समानता को समाज में समानता लाने की दिशा में ये कदम बहुत ही मील का पत्थर साबित था एक हिसाब से समाज में समानता लाने के लिए। और अब संपत्ति का अधिकार ऐसा नहीं है कि जब मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर देगा तो आप संपत्ति का अर्जित करने का अधिकार आपको नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है, और लेकिन इसके प्रावधान अब बदल गए हैं। अब यह मूल अधिकार की भांति नहीं है, अर्थात इसे मूल अधिकार के भांति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। अर्थात आप संपत्ति अर्जन करने के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 में जो मौलिक अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, उसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में आप नहीं जा सकते। और अब यह एक विधिक अधिकार है, अर्थात संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस संबंध में हमें प्रश्न देखने को मिलता है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या फिर किस प्रकार का अधिकार है, इस प्रकार से प्रश्न में देखने को मिलता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 32 हमने देख लिया है मूल अधिकारों के सभी प्रावधानों के अंतर्गत कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद अनुच्छेद 33 क्रम में आता है और इसमें संविधान में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संविधान के इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, बलों आदि को लागू होने में संसद प्रतिबंधित कर सकती है। अर्थात सेना के जो 3 भारतीय सेनाएं हैं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, इनके संबंध में संसद प्रावधान कर सकती है। और इस विषय में संसद ने क्या प्रावधान किया है। संसद विधि द्वारा सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, पुलिस बल और आसूचना एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। अर्थात एक आम नागरिक के रूप में जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद
12 से 35 के अंतर्गत एक आम नागरिक को प्राप्त है संविधान में। उन्हें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो सभी अधिकार संसद विधि बनाकर सेना में काम करने वाले, पुलिस बल, आसूचना एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों को मूल अधिकार को संसद विधि से प्रतिबंधित कर सकती है। अर्थात वो एक आम नागरिक का जीवन नहीं जीते। बहुत कठिन होता है सेना में शामिल होना लोगों के लिए, और उसके अंतर्गत जो उनके नियम और कानून हैं उनका पालन करना। और इस संबंध में जब वहाँ पे आप यही समझिए कि कितना कठिन होता है कि वहाँ के मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सूचना प्राप्त करने या जानकारी लेने देने का अधिकार, ये सभी अधिकार उनके लिए प्रतिबंध कर सकती है संसद। और ऐसा संसद ने अधिनियम बनाकर किया भी है, और समय समय पर संसद ने इस तरह का अधिनियम बनाया है। सेना के अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957। इसके अंतर्गत संसद ने तीनों सेनाओं, जो तीनों सैन्य बल हैं, उनके अधिकार को प्रतिबंधित किया है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 34। यह किसी क्षेत्र में यदि सेना प्रभाव हो जाए उसके संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हुई है तब इस भाग द्वारा, अर्थात संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन होगा। और कैसा निबंधन होगा? इसके तहत संसद किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू कर सकती है तथा इस आधार पर उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोग, जो आम नागरिक हैं, व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अर्थात न केवल सेना के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है इस संविधान के अनुच्छेद 34 के द्वारा, बल्कि यदि किसी क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो संकट की, जहां सेना का कानून या सैन्य कानून प्रभाव में लाया गया हो, तो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों का भी मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और इस संबंध में संसद ने सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को प्रभाव में लाया है और निर्मित किया है। इस संबंध में संसद ने अधिनियम लाया है जिसे अपस्पा कानून के नाम से जाना जाता है। और ये सदैव अक्सर अपने कृत्यों या प्रावधानों को लेकर, मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर चर्चा में रहता है। आप जैसे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हो गए, यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा संकट, की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात जो वहाँ पे स्थानीय समूह है, स्थानीय गुट है, जो सरकार का विरोध करते हैं, उसके संबंध में यहाँ ये कानून लाया गया था। और इस कानून को पहली बार संसद द्वारा इस कानून को पहली बार पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में लागू किया गया था। अर्थात इस दौरान वहाँ पे उस क्षेत्र को आसान घोषित किया जा सकता है तथा उस समूह में सैन्य कानून प्रभावी हो जाता है तथा नागरिकों के मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित होता है। केवल संदेह के आधार पर, शक और शंका के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके घर की तलाशी ली जा सकती है। और हाथ उनके जो भी मूल अधिकार एक आम नागरिक के रूप में आपको प्राप्त हैं, यदि आपके क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होता है तो अधिकार आपके उसे वहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अनुच्छेद 35 को देखेंगे। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, अर्थात अनुच्छेद 35 में यह प्रावधान है कि संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो मूल अधिकार हैं, इनको प्रभावी करने के लिए इसके प्रावधान दिया गया है। और इस संबंध में यह चर्चा है कि इसके तहत मूल अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु संसद को शक्ति दी गई है। यह शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। अर्थात मूल अधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए, समाज में लागू करने के लिए, उनके संबंध में किसी कानून, अधिनियम, आदेश को पारित करने के लिए जो अधिकार है संविधान के द्वारा, केवल संसद को प्राप्त है।
अर्थात इस संबंध में राज्य विधानमंडल किसी प्रकार का कानून बना नहीं सकती है, यह शक्ति विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो ये हमारे वो आर्टिकल हैं जो मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन जब हम केवल मूल अधिकारों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक की ही अध्ययन किया जाता है अथवा उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो हमने इसके पहले वहाँ तक का अध्ययन कर लिया है और उसके संबंध में प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। और आज हम 31 अनुच्छेद में जो संपत्ति के अधिकार का निरसन किया गया, अनुच्छेद 32 हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 33 अर्थात सैन्य बल में शामिल जो तीनों सेनाएं बल हैं उनके मूल अधिकार का प्रतिबंध किया गया। अनुच्छेद 34 के तहत किसी क्षेत्र विशेष में जहां सैन्य कानून लागू हो वहां के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया, उससे संबंध प्रावधान था। अनुच्छेद 35 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान की मूल अधिकार के विषय में कानून बनाने का तथा मूल अधिकारों को प्रभावी करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इस संबंधी प्रावधानों को देखा और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कैसी प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब हम सीधे प्रश्नों का अभ्यास करके, क्योंकि ये जो श्रृंखला है हमारी जो क्रम से चल रही है पठन पाठन और अभ्यास रिवीजन, अर्थात हम न केवल विषय को पढ़ते हैं साथ ही वहाँ बनने वाले प्रश्नों को भी अध्ययन करते हुए चलते हैं जिससे कॉन्सेप्ट को और अधिक से मजबूती प्रदान की जा सके। तो पहला प्रश्न आपके सामने, मूल अधिकार के संबंध में अर्थात मूल अधिकार को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधानसभा। विचार कीजिएगा इस प्रश्न पर और सही जवाब अभी अभी हमने देखा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि मूल अधिकार को प्रभावी बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। संसद इस विषय में मूल अधिकार को व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा, प्रश्न नंबर 2 है आपका, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई? हमने अभी देखा कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन संविधान में संशोधन करके उसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया? ऑप्शन ए है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 76वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संसद ने अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम की धारा 6 के द्वारा मौलिक संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार के रूप में था उसे कानूनी अधिकार के रूप में या विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A या 300K में उसे अब यह प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें मूल अधिकार में दिए गए प्रावधान दिए गए हैं अथवा सामने संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। एक गलत है, उसका आपका चुनाव करना है। तो विचार कीजिएगा प्रत्येक ऑप्शन पर। ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। ऑप्शन सी सैन्य बलों के लिए मूल अधिकार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 33। ऑप्शन डी में है सैन्य कानून लागू क्षेत्र के मूल अधिकार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 34। एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चुनाव करेंगे हम। तो हमारा जो सही अब विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब है, हमने अभी देखा कि संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत जो मूल संविधान में था उसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अब इसे निरस्त कर दिया गया है और यह एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300K में है। तो इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो 300K है, ना कि 31। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही विकल्प आपका गलत है और यही मिलान जो है वो गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात मूल अधिकारों के संबंध में मूल अधिकारों का जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो भी एक मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 33 में इस बात का प्रावधान है कि
सैन्य बल तीनों सेनाएं जो हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सब में कार्यरत व्यक्तियों या फिर जो और एजेंसियां हैं सेना की, उनकी उसमें कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध संसद ने लगाया है और इसके संबंध में कानून बनाया है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर सैन्य कानून प्रभावी है उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों, व्यक्तियों, आम नागरिकों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। इसमें प्रत्येक ऑप्शन में एक एक मौलिक अधिकार दिया गया है तथा उसमें पूछा है कि संविधान में जो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 14 में इन ऑप्शन में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में जब हम समानता का अधिकार देखते हैं तो सामाजिक समानता का अधिकार हमें प्राप्त है, कानून की समानता का अधिकार हमें प्राप्त है, अवसर की समानता का अधिकार हमें प्राप्त है। लेकिन संविधान में कहीं भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्थिक समानता की चर्चा नहीं की गई है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन सी, आर्थिक समानता का अधिकार समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्टेटमेंट है जो कि अधूरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। स्टेटमेंट है डॉट 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 बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य बिना परछाई के। ऑप्शन में दिए गए जो शब्द हैं आप उस रिक्त स्थान में रखिए और देखिए क्या स्टेटमेंट पूरा हो रहा है। विश्वास बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जिस प्रकार से मनुष्य के बिना परछाई, कार्य बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य के बिना परछाई, नैतिकता बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसा मनुष्य के बिना परछाई। इसमें से कोई भी ऑप्शन उचित रूप में वहाँ स्टेटमेंट में फिट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी पे आप विचार कीजिए, अधिकार अर्थात अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जिसा प्रकार मनुष्य के बिना परछाई। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अक्सर अपने अधिकार के लड़ते हुए, आंदोलन करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य की पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है अधिकार। आप इस लेकिन एक जो अधिकार और कर्तव्य में मूलभूत संबंध है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात अधिकारों के बिना, कर्तव्य के बिना हम अधिकार की बात करें तो अधूरा लगता है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है और जब तक हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो अधिकार भी हमारे पास कैसे बने रह सकते हैं। हम इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य के विषय में जो संबंध है, हम अक्सर कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं या फिर करना भी नहीं चाहते हैं, अधिकार की मांग के लड़ते रहते हैं। मूल कर्तव्य भी हमारे संविधान में शामिल है, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो संविधान में मूल कर्तव्य के विषय में क्या क्या प्रावधान हैं, उन्हें कैसे संविधान में लाया गया, इसकी विषय में चर्चा हम करेंगे। तो आज की क्लास में हमने मूल अधिकार के जो और बचा हुआ खंड था, अनुच्छेद जो था, उसके विषय में चर्चा की, संबंधित प्रश्न को देख लिया है। आगे हम इसी श्रृंखला के अंतर्गत पठन पाठन और अभ्यास रिवीजन में भारतीय संविधान के जो टॉपिकों को अभी तक देख चुके हैं, हमने प्रस्तावना, संविधान सभा, मूल अधिकार को देखा और आगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में चर्चा करेंगे तथा उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं
आगे नेक्स्ट क्लास में।